हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमा सर। वर्क एनर्जी पावर के फर्स्ट लेक्चर में हमने वर्क को कंसेप्चुअली समझा था, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को फील किया था, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझा था और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। वर्क एनर्जी पावर के सेकेंड लेक्चर में आज हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, पहला ही सवाल बहुत इजी लेते हैं। लास्ट लेक्चर में भी बहुत इजी क्वेश्चन हमने किया था, 2-3 सॉल्व, याद है ना? चलो बढ़िया सवाल, आसान सवाल। 5 kg का एक साफ ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन का, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे जिस इंस्टेंट पे मैंने फोर्स लगाया था, इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है साहब? 0। फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वर्क बताइए क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, वर्क को हमने बहुत डिटेल में समझा है। वर्क होता है F डॉट S, इसको लिख सकते हैं Fs cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी देखो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या है? 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, u इज 0, रेस्ट में है ये, और हमने इस पे फोर्स लगाया, तो जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। चलो साहब, तो फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट अभी निकालेंगे और एंगल है 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u वाला टर्म, ut वाला टर्म 0, हाफ एक्सेलरेशन बोलो, फोर्स बटा मास एक्सेलरेशन हो जाता है 2 इंटू टाइम 2 का होल स्क्वायर, 4 मीटर। ओहो हो, तो ये तो 4 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 40 मीटर न्यूटन मीटर। वर्क निकाला वे 40 न्यूटन मीटर। कितना आसान है देखिए। चलिए दूसरा सवाल, आज के लेक्चर का दूसरा और बहुत ही आसान सवाल। बहुत ही आसान कैसा? देखिए, एक ब्लॉक अपन लेते हैं 10 kg का, चलिए साहब 10 kg का लिया है भाई, और फोर्स लगाया हमने, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लेकिन झेल लेना यार, 20 न्यूटन एट एन एंगल 37 डिग्री। राइट? यस सर, राइट। अभी भी स्मूथ सरफेस लेता हूं, अभी रफ दे दूंगा तो प्राण निकल जाएगा तेरा, अभी रुक जा थोड़ा सा। फाइंड वर्क इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वर्क की वैल्यू बताओ। सबसे पहले इस ब्लॉक का आप एफबीडी बनाएंगे। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं दे रहा हूं बेटा मैं, 10 kg। तो इस ब्लॉक का नीचे तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि हो जाएगा 100 न्यूटन, जो कि हो जाएगा 100 न्यूटन। अच्छा, इफ एफ फोर्स का कंपोनेंट आगे होगा F cos 37 डिग्री, F का कंपोनेंट आगे होगा F cos 37 डिग्री, ऊपर क्या होगा? F sin 37 डिग्री, और स्मूथ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, कोई खास बात नहीं है। चलिए इसका ध्यान से देखते हैं। नीचे 100 न्यूटन और ऊपर F sin 37। F की वैल्यू 20 न्यूटन है और sin 37 याद करिए कितना होता है? 3/5। sin 37 इज 3/5, तो ये 3/5 और F 20, तो ये होगा 20, 3/5 कैंसिल होगा, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है। इसमें ऊपर कितने का फोर्स लग रहा है बोलो? 12 न्यूटन का। क्लियर है सर? अब नीचे mg 100 न्यूटन का, ऊपर 12 न्यूटन का, तो एक नॉर्मल और ऊपर लग रहा होगा, ये नॉर्मल प्लस 12 न्यूटन mg को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। और ऊपर वाला फोर्स कम है तो ऊपर तो जाएगा नहीं। देखो F cos 37 हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 4/5, तो ये 16 न्यूटन आ गया। तो 16 न्यूटन फोर्स है एक्स एक्सिस में। मैं इसका कंपोनेंट ले ही क्यों रहा हूं? क्योंकि जब भी एक्स वाई प्लेन में फोर्स लग रहा होगा तो बॉडी इधर जाए, ये जरूरी तो नहीं, mg नीचे भी लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये दिखा, सोचो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे फोर्स लगा है, फाइंड। अच्छा, किसका वर्क? ये तो देखा ही नहीं, किसका वर्क? फाइंड वर्क किसकी वजह से? F, ड्यू टू F, इस F फोर्स की वजह से वर्क निकालना था। तो अब पहले तो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, किधर लग रहा है? एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स और वाई कंपोनेंट ले लो ना, ताकि तुम एक्स का मोशन एक्स की फोर्स, वाई का मोशन वाई की फोर्स से वर्क निकाल सको। अब इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो 16 न्यूटन है, तो एक्स एक्सिस में जो एक्सीलरेशन आएगा 16
बटा 10, ये आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसका एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, हमें थोड़ा समझ आया कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई एक्सिस में देखो, ऊपर में है 12 न्यूटन फोर्स और नीचे 100 न्यूटन mg, तो वाई में तो जाएगा नहीं। तो सर एक्स नीचे फोर्स ज़्यादा है तो क्यों नहीं जाएगा, तो नीचे का कॉन्टैक्ट हो नॉर्मल ऊपर लगाएगा ना थोड़ा। अब एक्स एक्सिस में इतने एक्सेलरेशन से 2 सेकेंड में कितना चल पाएगा, 2 सेकेंड में चल पाएगा s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1.6, तो ये 2 हो जाएगा 3.2 मीटर। अब वर्क, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में, और वो डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में आएगा 3.2 मीटर। अब जब वर्क लिखोगे तो फिर से ये 20 का कंपोनेंट आपको एक्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट लिया, क्यों लिया, क्योंकि आप एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन निकालना चाहते थे, तब तो आप एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो तो एक्स का फोर्स लिखोगे। अब इसका एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा इस फोर्स का, उस एक्स एक्सिस में कंपोनेंट की वजह से एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन निकाला और एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकाला, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट चल रहा है तो एक्स एक्सिस में 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा वो निकालना पड़ेगा। तो 3.2 जो मीटर है डिस्प्लेसमेंट, वो पूरा डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्स एक्सिस बस। अब जब वर्क निकालोगे तो इस फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में फिर से देखोगे, तो बोलो क्या होगा इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट होगा तुम्हारा 16 मल्टीप्लाई 3.2 न्यूटन मीटर, ये आएगा जवाब। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल हो गया, अच्छे से समझिए, इसको करिए। देखो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का फोर्स निकाला, फिर नेट फोर्स देखा, वाई एक्सिस में 0 था, क्यों, क्योंकि नीचे mg ज़्यादा था, लेकिन नीचे जा नहीं पाएगा तो कॉन्टैक्ट ऊपर नॉर्मल लगा लेगा, तो वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन आया, तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस किया वो निकाल लिया। अब वर्क निकालोगे तो फोर्स तो एक्स वाई प्लेन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स में, तो फोर्स का कंपोनेंट एक्स में लेना पड़ेगा, तब वो वर्क आएगा। समझ में आया? चलो मान लो रफ सरफेस भी ले लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0.2 है, और यहाँ पे एक साहब एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने 10 kg का, और इस पे फोर्स लगा दिया F इज इक्वल टू 50 न्यूटन एट T इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 0, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क वन फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले बात बताओ ये बॉडी चलेगा कि नहीं। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, नॉर्मल 100 न्यूटन हो जाएगा और ये 0.2, 2/10 इंटू 100, तो 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। 20 न्यूटन क्या आ गया बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 20 न्यूटन। क्लियर है ये बात? 20 न्यूटन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, और फोर्स में कितना लगा रहा हूँ 50 न्यूटन, तो अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया 30 न्यूटन। तो मैं बात कर क्यों रहा हूँ अनबैलेंस फोर्स की या 50 न्यूटन की? मैंने तो तुम्हें ये बताया था कि तुम अगर फ्रिक्शन का वर्क लिख रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखो। तो मैं 50 न्यूटन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये भी तुम्हारे डिस्कशन का पार्ट है, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा तो नेट फोर्स डिसाइड करेगा। अच्छा मान लो मैं 50 न्यूटन ना लगाऊं, ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, तो बॉडी चलेगा क्या? नहीं। तो वर्क डन में फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। बॉडी अगर रेस्ट में ये नहीं लग रहा था तो मोशन की टेंडेंसी नहीं आया, बॉडी चला ही नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो वर्क कहाँ से आएगा? जब मैं 50 न्यूटन लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और स्लाइड कहाँ करेगा, आगे, क्योंकि 30 न्यूटन फोर्स अनबैलेंस आगे आ रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बताओ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बताओ ये फील आया कि नहीं आया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आएगा। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तेरा हाफ, एक्सीलरेशन बोलो 3 इंटू टाइम बोलो, तो टाइम हो गया तुम्हारा टाइम 2 सेकेंड, 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 × 3 6 मीटर। तो वर्क डन आ जाएगा एक तो माइनस, क्योंकि फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आ गया, माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बोलो 20 - 6 माइनस 120 न्यूटन मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, माइनस 120 न्यूटन मीटर इज अ करेक्ट आंसर। ये
माइनस 120 न्यूटन मीटर इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत अच्छे समझ आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक सवाल देखते हैं। वर्क निकालना, इसमें ब्लॉक है बेटा एम मास का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और इस पे मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है एफ एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। एट टी इनिशियल, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0, देन फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तुम्हारा प्राण निकलने वाला होगा ये सुन के। सर क्यों? क्योंकि अभी किया था ना सवाल मैंने। बताओ 2 सेकेंड में वर्क बताओ, प्राण निकल गया था। नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये वो, एक्सीलरेशन, बहुत सारी चीजें देख रहे थे। हाँ, देन फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस by S as shown in figure। इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके यहां आ गया। मैं तो इसको खींचूंगा ना, तो इस F फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक नीचे एक आगे, उसकी वजह से S डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पहले के कंपेयर में ये सवाल इजी हो गया या टफ हो गया? है ना, पहले जो यहाँ पे 1-2 सवाल हमने किए थे जस्ट इससे पहले, उससे टफ हो गया क्या आसान हो गया? तो सुनना ध्यान से। वर्क के फॉर्मूले में क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दे दिया, तो हमें तो बस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेनी है, बात खत्म। यहां पे जो 2-3 सवाल किया था वो इससे टफ था, क्योंकि मैं तुम्हें टाइम दे रहा था, और वर्क के फॉर्मूले में टाइम होता ही नहीं, वर्क टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ रहा था? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ना देके टाइम दे देने की वजह से पहले नेट फोर्स निकालना था, नेट फोर्स के बाद मुझे एक्सीलरेशन निकालना था, एक्सीलरेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना था। प्राण निकल गया था। यहां पे देखो, ये तो मैं साफ साफ बोल दिया कि ऑब्जेक्ट ना यहां से यहां डिस्प्लेस हो रहा है ड्यू टू दिस फोर्स, और फोर्स ये लग रहा है साहब। तो बताइए वर्क कितना होगा? तो आप इसका एफबीटी बनाइए और आपको आंसर दिख जाएगा। जब इसका एफबीटी बनाएंगे तो इस फोर्स का एक नीचे कंपोनेंट होगा, एक आगे होगा, तो नीचे की तरफ होगा एफ कॉस थीटा और आगे की तरफ होगा एफ साइन थीटा, आगे की तरफ होगा एफ साइन थीटा। ओके, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? आगे ही हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आगे ही हुआ है। ओके, डिस्प्लेसमेंट आगे ही हुआ है। mg नीचे लगेगा, तो सर mg भी नीचे लग रहा है, एफ कॉस थीटा भी नीचे लग रहा है, तो ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा ऑब्जेक्ट? क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस ऊपर नॉर्मल लगाएगा और पीछे फ्रिक्शन लाएगा। तो सबसे पहली बात, वर्क डन इज इक्वल टू होगा फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। ये कॉस 180 डिग्री कहाँ से आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट आगे और फ्रिक्शन पीछे, तो कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री वैल्यू होती है माइनस, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करके गया है मतलब स्लाइड कर रहा है, म्यू इंटू एन। ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू क्या लिखेंगे? देखिए एन की वैल्यू इन दोनों का सम, एफ कॉस थीटा प्लस एम जी। बस ये डिस्प्लेसमेंट लिख दो, एस। आंसर आ गया। हमें कुछ करना पड़ा क्या ज़्यादा? इससे पहले वाले सवाल जब हमने किए थे वो ज़्यादा लेंदी था, याद रखिए, यहाँ से वो ज़्यादा लेंदी था, यहाँ पे वो लेंदी नहीं है। अच्छा, अगर इस एफ फोर्स का वर्क पूछता तो क्या करते? वर्क डन इज इक्वल टू एफ का कंपोनेंट आगे बोलो क्या होगा? एफ साइन थीटा। एफ का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट एस, एस आंसर। ये क्या बात हुई सर, इतना आसान था क्या वर्क? तो फिर पिछले वाले सवाल में हम संघर्ष क्यों कर रहे थे? हम संघर्ष इसलिए कर रहे थे कि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया जा रहा था, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं पता था, हमें टाइम पता था, तो हमें नेट फोर्स निकालना होता था, एक्सीलरेशन निकालना होता था, फिर एक्सीलरेशन से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे। डिस्प्लेसमेंट ही दे दिया लो। तो एफ फोर्स का अगर वर्क पूछे, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया है, तो फ्रिक्शन भी तो लग रहा है सर। तो देखो मैंने तुम्हें क्या क्या चीज समझा है। एक फोर्स का जब वर्क निकालोगे तो दूसरे फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पे एफ फोर्स आगे लग रहा था, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये देखना कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर लगेगा, तो एफ का कंपोनेंट नीचे आएगा, एफ कॉस थीटा प्लस एम जी, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू है पूरी, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट एस, आंसर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। यहां पे ये बहुत कंप्लीटेड फिगर है। एफ का नीचे कंपोनेंट होगा, आगे कंपोनेंट होगा, आगे एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एस है,
तो एक्स एक्सिस का फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, सॉरी एफ साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट एस, आंसर आ गया, यही वर्क होगा। अब फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फोर्स पता है ना एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का फोर्स का कंपोनेंट पूछो, इस फोर्स की वजह से वर्क डन, एफ फोर्स की वजह से वर्क डन, तो इस एफ का कंपोनेंट एफ साइन थीटा और एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट एस, आंसर आ गया। देखो कितना आसान है यार, क्लियर है, विजुअलाइज हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो देखो, एक कार्ट है, समझना अच्छे से एकदम, एट t इज इक्वल टू 0, u इज 0 एंड कार्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेशन, मतलब लिफ्ट या कार्ट बोल लो, कार्ट बोल लो, स्टार्ट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे साहब एक ब्लॉक रख दिया, कितने केजी का ब्लॉक रख दिया, 10 केजी का ब्लॉक रख दिया, 10 केजी का हमने ब्लॉक रख दिया, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कार्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, फाइंड वर्क डन बाई, फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन ऑब्जेक्ट, 10 केजी वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल की वजह से ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड। अब सुनो ध्यान से, नॉर्मल मतलब कांटेक्ट फोर्स, अब कांटेक्ट फोर्स तो 2 फोर्स लगाएगा, मान लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब कुछ भी ना रेफरेंस दिया हो ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्क निकालते हैं कुछ भी, ये बोला फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड, तो नॉर्मल की वजह से 2 सेकेंड में वर्क बताओ, कहां से, कार्ट के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वर्क डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, तो ये मेंशन नहीं किया है, तो आप कहां से निकालेंगे, ग्राउंड से। अब जब ग्राउंड से बैठ के इसको देखेंगे तो नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है हॉरिजॉन्टल, वो नॉर्मल लगाएगा ऊपर N1, और ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये इधर नॉर्मल लगाएगा N2, 2 कॉन्टैक्ट है 2 नॉर्मल लगेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट आगे तो नॉर्मल आगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर तो नॉर्मल ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में वर्क डन बाई नॉर्मल 1 इज 0, क्योंकि इस एक्सेलरेशन की वजह से जब कार्ट एक्सेलरेट होगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में होगा, चाहे जितना भी हो एक्स एक्सिस में होगा, और नॉर्मल N1 ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल 1 क्या हो जाएगा, 0, एंड वर्क डन बाई नॉर्मल 2 निकालोगे तो सबसे पहली बात, इस आदमी को कार्ट अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाता हुआ आगे दिखाई दे रहा है, तो इस आदमी को ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, तो जब इसका FBD बनाएगा किसका 10 kg का, तो बोलेगा नॉर्मल N2 आगे है, और आगे मुझे ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, नॉर्मल बराबर इसका मास इंटू एक्सीलरेशन, मास बोलो 10, एक्सीलरेशन बोलो 2, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, नॉर्मल की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो u0 और एक्सीलरेशन तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ut 0 हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो 4 मीटर, 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 4 मीटर। क्लियर है ये बात। चलो अब हमें निकालना वर्क, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका, एक्स एक्सिस का, और नॉर्मल इंटू भी एक्स एक्सिस में लगा है, नॉर्मल की वैल्यू 20 एंड 4, तो 80 न्यूटन मीटर इज ए करेक्ट आंसर। एक बार आप वेरीफाई करिए ढंग से, अच्छे सवाल है बेटा, ये स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वर्क डन का बढ़िया सवाल दे रहा हूं, ये लिफ्ट है एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and at t is equal to 0 velocity is 0, means lift is start accelerating with 3 meter per second square from rest, है ना, initial velocity is 0, ठीक है, और इस लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रख दिया हमने 4 kg का, ठीक है, जैसा अभी हॉरिजॉन्टल लिफ्ट था ये वर्टिकल एक्सीलरेटिंग लिफ्ट है, पहले वाला हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेटिंग लिफ्ट था, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन 4 kg, ऑब्वियसली एक ही ऑब्जेक्ट है,
in 2 seconds with respect to ground and with respect to lift, लिफ्ट एंड ग्राउंड दोनों के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर तुम्हें वर्क डन निकालना है तो लिफ्ट के अंदर बैठोगे, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ग्राउंड पे बैठोगे। अब यहां पे ध्यान से देखना, इस पे नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर और mg लग रहा होगा नीचे। सर एक स्यूडो भी आएगा क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेटिंग है, हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक स्यूडो नीचे लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या बोलोगे? mg प्लस m। तो m कॉमन, g प्लस a। चाहो तो नॉर्मल की वैल्यू निकाल लो। m की वैल्यू 4, g है तुम्हारा 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 13, 52 न्यूटन। चलो नॉर्मल 52 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर ग्राउंड से नॉर्मल निकाले तो वही आएगा। कैसे? देखो n ऊपर mg नीचे, अंदर से लिफ्ट के अंदर बैठ के देखोगे तो एक स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, तो डायरेक्टली n इज इक्वल टू mg प्लस m। ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो नॉर्मल ज्यादा, mg कम, और ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेटिंग दिखाई देगा, तो n माइनस mg बराबर n है, n माइनस mg बराबर n है, तो n बराबर mg प्लस m है। तो ये जो नॉर्मल है वो तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो या लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालो, वही आएगा। मैंने पहले ही बताया था फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब वर्क निकालोगे तो वर्क डन बाय नॉर्मल कहां से? लिफ्ट से। सर लिफ्ट से 0 आएगा, क्योंकि लिफ्ट में ही आदमी बैठा है, इस कांटेक्ट पे नॉर्मल ऊपर लगता हुआ दिख रहा है। जिधर नॉर्मल लग रहा है, जिस पॉइंट पे, क्या ये पॉइंट इसको डिस्प्लेस करता हुआ दिखाई देगा ना? क्योंकि ये भी लिफ्ट में, ब्लॉक भी लिफ्ट में, जितना ऊपर ये जाएगा आदमी भी उतना ही ऊपर जाएगा, तो इसको तो ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। और यही वर्क डन बाई नॉर्मल निकालोगे, नॉर्मल निकालोगे कहां से? सर ग्राउंड से, ग्राउंड से। तो ये कितने से एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेटिंग है लिफ्ट 3 से, तो ये भी तो 3 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो नॉर्मल की वैल्यू हमने निकाल लिया था, नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल आपका हो जाएगा 52 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट हाफ AT स्क्वायर, हाफ, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी 0 तो u 0, एक्सेलरेशन बोलिए 3a इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर। ये नॉर्मल हाफ AT स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क पूछूं आपसे, वर्क डन बाई, अरे यार n लिख रहा हूं, वर्क W बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। पहले क्लियर लिखना पड़ता है, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि वर्क डन बाई वोट ग्रेविटी mg विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0। सर ये 0 क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक mg यहां पे लग रहा है, और जिस पॉइंट पे mg लग रहा है वो डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट पे है ना। अच्छा सर वर्क डन बाई ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बोलो mg, मतलब 40 न्यूटन, और यहां पे mg लग रहा है और इसको ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेटिंग दिखाई दे रहा है, तो कितना डिस्प्लेस करेगा ऊपर बताओ? सर ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो बाद में लिखना, पहले तो लिखो वर्क डन बाई ग्रेविटी निगेटिव होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि mg नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, और एक्सेलरेशन mg की वैल्यू नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, तो वर्क डन निगेटिव आएगा। तो ये माइनस लगाना मत भूलना सर पहले तो। चलो मैंने माइनस लगा दिया, mg की वैल्यू बोलो 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट s, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर से। बताओ तुम्हें फील हुआ कि नहीं? अच्छे से, एकदम घबराना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है। अच्छा ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि एक m मास का ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, बोला ये a नॉट से नीचे आ रहा है, तो वर्क डन बाई टेंशन बताओ, या लिफ्ट बना लिया, एक ही बात है ना बेटा। कभी कभी स्ट्रिंग के नीचे ब्लॉक हैंग कर देते हैं और सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभी स्ट्रिंग है और ब्लॉक नीचे कनेक्टेड है। अब आपसे सवाल पूछेंगे, सवाल क्या पूछेंगे? देखिए मान लीजिए नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट a नॉट से,
एट टी जीरो यू इज जीरो, ये लिखना जरूरी है। इनिशियल कंडीशन तो बताओ ना साहब। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन टाइम टी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले टेंशन की वजह से वर्क निकालना है तो टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और टेंशन की वैल्यू आप लिफ्ट के अंदर से निकालो या बाहर से निकालो, एक ही बात है। जब इसका एफबीडी बनाओगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और a नॉट से नीचे सिलेशन है तो सीडो फोर्स ऊपर लगेगा। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस a नॉट। और आपसे पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन बाय टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जीरो, क्योंकि लिफ्ट के अंदर बैठ के देखोगे तो ये चीज़ तुम्हें रेस्ट में दिखाई देगा। यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि स्ट्रेच है, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा, लेकिन इस टेंशन की वजह से वर्क डन जीरो होगा, इस टेंशन की वजह से वर्क डन जीरो होगा। अच्छा, वर्क डन बाय टेंशन फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से देखोगे तो लिफ्ट नीचे से रिलेटेड है, तो ये ब्लॉक भी नीचे ए नॉट से जाता हुआ दिखाई देगा, तो एसिलेशन नीचे, टेंशन ऊपर, तो आप लिखोगे कि वर्क डन होगा माइनस टी हाफ ए नॉट टी नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी होगा जीरो, तो टी नॉट टाइम में ए नॉट एसिलेशन से कितना डिस्प्लेस करेगा, नीचे, हाफ ए नॉट टी नॉट का होल स्क्वायर, और डिस्प्लेस नीचे करेगा। देखो नीचे एसिलेटिंग है अगर लेफ्ट, तो नीचे जा रहा है ए नॉट से, और कॉन्टैक्ट पॉइंट पे टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो टेंशन की वजह से वर्क क्या होगा, जीरो। अगर ग्रेविटेशन की वजह से वर्क पूछता तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशन का वर्क जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसको दिखाई देगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, जीरो। अरे लिफ्ट के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में दिखाई देगा, तो उसकी एसिलेशन जीरो होगी। बाहर से देखोगे तो अलग कहानी है। ठीक है सर, चलो बढ़िया। वर्क बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन फ्रॉम ग्राउंड, वर्क डन बाय द टेंशन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से देखोगे तो नीचे डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर, एसिलेशन ए नॉट टाइम टी नॉट, हाफ ए नॉट टी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा है। डन। आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वर्क डन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिख रहा हूं। ये पुल्ली ब्लॉक सिस्टम तो आपने पढ़ा ही होगा, याद है आपको। ऐसा मान लीजिए यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है 6 kg का, और साहब स्ट्रिंग के थ्रू यहां पे ब्लॉक कनेक्टेड है 4 kg का। अब मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पूछ रहा हूं सवाल में? फाइंड वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का मुझे वर्क बताना है। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बोथ ब्लॉक इन टाइम 2 सेकेंड। अब तुम देख रहे हो कि इन टाइम 2 सेकेंड में लिख रहा हूं। 2 सेकेंड मेरा फेवरेट नहीं है, बस अपने को तो रैंडम कंसेप्ट समझना है। 2 सेकेंड लिखो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। इफ सिस्टम इज रिलीज्ड, डिस्प्लेसमेंट दे देना तो वर्क निकालना आसान होता है, लेकिन टाइम दे देना तो वर्क निकालना मुश्किल हो जाएगा। फाइंड इफ सिस्टम इज रिलीज्ड एट t इज इक्वल टू 0, और सिस्टम अगर t इज इक्वल टू 0 पे रिलीज कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी पक्की बात है क्या होगा, 0 होगा। अब ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालूं तो mg इज इक्वल टू 60 न्यूटन ही तो होगा, और यहां पे निकालूंगा तो बेटा mg इज इक्वल टू 40 न्यूटन होगा। अरे भाई 4 kg की ऑब्जेक्ट है और 6 kg की ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे टेंशन क्या होगा वो तो अपने निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू 2 m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। हमें इस कंसेप्ट से टेंशन की वैल्यू निकालना होगा।
T इज इक्वल टू 2 m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है सर। अब यहां पे देखो 2, m1 की वैल्यू बोलो 6, m2 की वैल्यू बोलो 4 बटा 6 प्लस 4 इंटू जी की वैल्यू आ जाएगा 10। जी की वैल्यू क्या आ गया 10। अब जब यहां से मैं टेंशन कैलकुलेट करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा आपका 12, 12 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 24, 24 और 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 10 इंटू 10, तो ये कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया साहब, 24 न्यूटन टेंशन आ गया। चलो बढ़िया। अब हमें एक्सीलरेशन भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड में हमें वर्क पूछा है। अब 2 सेकंड में वर्क निकालने के लिए हमें तो पता होना चाहिए कि कितने से एक्सीलरेट करना शुरू किया है फ्रॉम रेस्ट। तो एक्सीलरेशन निकालने का भी आसान सा फंडा है, m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ फील आ गया होगा कि सर ये आप वर्क एनर्जी पावर का सवाल कर रहे हो कि एनएलएम का सवाल कर रहे हो। तो बेटा वर्क एनर्जी पावर एनएलएम के बाद आता है, तो एनएलएम का कुछ कंसेप्ट तो यूज़ होगा ही ना। बताओ, m2 बोलो 6 4, तो 6 माइनस 4 2, 6 प्लस 2 10 इंटू 10। वाह भाई वाह, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ एक्सीलरेशन 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल 4 मीटर। चलो अब बात करते हैं 6 kg की। वर्क ऑन 6 kg, अच्छे से देखना। बताओ टेंशन कहाँ लगेगा इस पे, ऊपर कितना लगेगा 24 न्यूटन, सारी बातें हो चुकी है। अब mg कहाँ लगेगा, नीचे। तो वर्क डन ऑन 6 kg बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले ही लिख दिया मैंने। तो 6 kg पे वर्क mg की वजह से निकालूंगा। अगर किसकी वजह से निकाल रहा हूँ, वर्क डन बाई mg, तो नीचे 60 न्यूटन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा 240 जूल या न्यूटन मीटर लिख लो। ये वर्क डन बाई ग्रेविटी। वर्क डन बाई टेंशन निकालूंगा, तो वर्क डन बाई टेंशन माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि टेंशन ऊपर और हमें पता है कि ये इतने एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, वो उतने से ऊपर आएगा, क्योंकि 6 kg वाला डोमिनेटिंग होगा। तो आपको ये सवाल एक ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा सब्जेक्टिव की तरह लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हमने। हाँ, तो अच्छा सवाल है साहब, ये आम सवाल नहीं है, खास है ये। बताओ, माइनस टेंशन की वैल्यू बोलो 24, तो 24 मल्टीप्लाई 4 मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस 96 न्यूटन। अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क ऑन कितना केजी बोलो 4 kg। अब मैं 4 kg पे वर्क निकालूं, अगर बेटा किस पे वर्क निकालूं 4 kg पे, तो यहां पे टी ऊपर लग रहा होगा। यहां पे टी कहां लग रहा है, ऊपर। तो वर्क डन बाई टेंशन निकालोगे तो टी ऊपर और एक्सीलरेशन ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा। तो ये टेंशन की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट बोलो 4 तो 96 न्यूटन। ओहो हो, माइनस 96 और प्लस 96। अच्छा, वर्क डन बाई ग्रेविटी 4 kg की बात कर रहे हो, तो पहले ही लिख दिया मैंने। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है -40 और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तुम्हारा 4, तो -160 न्यूटन। अगर मैं वर्क डन बाई टेंशन ऑन सिस्टम, सिस्टम मतलब 4 kg और 4 kg दोनों को एक ब्लॉक मान लिया, तो दोनों पे वर्क अलग अलग निकाल के मैं जोड़ूंगा, ठीक है ना, दोनों पे वर्क अलग अलग निकाल के मैं जोड़ूंगा सिस्टम पे, तो -96 वर्क डन बाई टेंशन और +96 वर्क डन बाई टेंशन, तो 0 आ गया। और आना भी चाहिए था 0। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाई द टेंशन फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज 0, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है ना, वो इंटरनल फोर्स की तरह काउंट होगा। जब तुम एक्सीलरेशन भी निकालते थे तो बोलते थे ना, इस पे टेंशन पीछे मोशन से और इसमें मोशन की तरफ, तो नेट टेंशन फोर्स कैंसिल हो गया। नेट पुलिंग फोर्स देखो m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी। यहाँ पे क्या आपने एक्सीलरेशन निकालते समय टेंशन का कोई यूज़ किया? नहीं। एक्सीलरेशन का टेंशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाई टेंशन 0 आ रहा है, इसको फील करिए। एंड वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन द सिस्टम क्या होगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन सिस्टम, वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन सिस्टम, तो वर्क डन बाई द ग्रेविटी ऑन सिस्टम निकालोगे तो ये 240 और यहाँ पे -240 -160, ये आंसर आ जाएगा जूल, ये आंसर आ जाएगा जूल में। क्लियर है क्या? स्क्रीन पॉज करके आराम से ये पूरा लिखिए।
नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एक बढ़िया सवाल जो कि AIEEE का पूछा हुआ है। AIEEE इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है 2010 में। सवाल क्या पूछा था ये मुझे याद है, 2010 में पूछा था, क्योंकि 2010 में मैंने खुद JEE का पेपर दिया था, है ना, AIEEE का पेपर दिया था। उसमें सवाल ये पूछा था साहब कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर इंक्लाइन प्लेन बना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, एंड लिफ्ट is moving downward with constant velocity v0. Then find work done by friction on block in 2 seconds. Sorry, t0 second. On block, block कहाँ है? block कहाँ है? where block is at rest. block यहां पे रेस्ट में, ब्लॉक कहाँ है? यहां पे रेस्ट में। तो ध्यान से देखिएगा क्या है सवाल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का है म्यू, और इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इस पे ब्लॉक रख दिया है मास का। Lift is moving downward with constant velocity. Find work done by friction force on block in t0 second where block is at rest. सुनो, ये constant velocity से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे pseudo force का कोई लोचा नहीं है, pseudo force का कोई लोचा नहीं है। सर वर्क किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? क्या लिखा हुआ है? सिर्फ वर्क निकालो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, ये रेस्ट में कैसे हो सकता है? pseudo force तो कहीं नहीं लग रहा, तो रेस्ट में कैसे हो सकता है? तो इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग एक फोर्स लगता है, आपको याद होगा, mg sin थीटा। हाँ सर याद है। और ये रेस्ट में, इसका मतलब ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स ही इसको रोक सकता है mg sin थीटा को से इसको चलने से। mg sin थीटा इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट कर रहा है, और ये लिफ्ट रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि mg sin थीटा fr को बैलेंस करेगा। अगर रेस्ट में रहता लिफ्ट तो भी कोई स्यूडो फोर्स नहीं लाता, नीचे की तरफ mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर लेता? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है mg sin थीटा along to the inclined plane। यहाँ पे बनाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस यहाँ पे बनाओ, कॉन्टैक्ट सरफेस पे दिखाओ और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे एग्जैक्टली लग रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स। कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? mg sin थीटा। और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर लिफ्ट चल रहा है तो भी स्यूडो फोर्स नहीं आएगा, कंडीशन रेस्ट वाला ही रहेगा। रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट का स्टेट सेम ही रहता है, तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है सर। और v0 से नीचे जा रहा है, तो t0 टाइम में v0 से अगर नीचे जाएगा तो कितना डिस्प्लेस होगा? तो ये ब्लॉक सीधा नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा v0 t0, क्योंकि एक्सीलरेशन है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा v0 t0। और फ्रिक्शन लग रहा है साहब इधर। अब इस फ्रिक्शन का अच्छे से देखना, मजा आ जाएगा। यहाँ पे इंजीनियरिंग का सवाल है और बढ़िया सवाल है। नीचे तेरा हो गया वेलोसिटी v0 t0, और इधर लग रहा है तेरा फ्रिक्शन। ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, तो ये भी होगा थीटा। अब ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से, इस एफ आर की वैल्यू इधर क्या होगी? एफ आर कॉस थीटा होगी सर, और ऊपर में क्या होगी? एफ आर साइन थीटा होगी। नीचे हो रहा है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नहीं है ये, v0 t0 डिस्प्लेसमेंट है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। किधर? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट v0 t0, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है एफ आर का कंपोनेंट एफ आर साइन थीटा। जब यहां से आप वर्क निकालोगे, क्या निकालोगे? वर्क निकालोगे, नीचे डिस्प्लेसमेंट और ऊपर फोर्स, तो माइनस आएगा वर्क, बिल्कुल माइनस आएगा। डिस्प्लेसमेंट बोलो v0 t0, और फोर्स बोलो एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। अब मजेदार बात, एफ आर की वैल्यू कितनी निकाली थी? देखो ध्यान से अच्छे से, एफ आर की वैल्यू कितनी? mg साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ आर की वैल्यू mg साइन थीटा रखो, तो ये देखो माइनस v0 t0 mg साइन थीटा, और एक साइन थीटा पहले से है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आधा से ज़्यादा बच्चा इसी बात में बेहोश हो जाता है कि सर 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 माइनस t0 mg तो समझ आया, फ्रिक्शन में फ्रिक्शन mg साइन थीटा के बराबर होगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया? क्या आपको यहाँ पे नहीं समझ आया? ये फोर्स फ्रिक्शन है और नीचे डिस्प्लेसमेंट है। इस फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट होगा, एक्स वाला और वाई वाला। क्लियर है ये बात? अच्छा, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया।
अब नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स का बेटा बढ़िया एग्जाम्पल है। कांस्टेंट फोर्स का बढ़िया एग्जाम्पल कैसे है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू किसी m मास के ऑब्जेक्ट पे mg लगेगा, मैग्नीट्यूड mg और डायरेक्शन डाउनवर्ड। चाहे ब्लॉक लिफ्ट में रखा हो, कार्ट में रखा हो, साइकिल पे रखा हो, गाड़ी में रखा हो, कार में रखा हो, तुम कहीं से भी देखो mg लगेगा, नीचे ही लगेगा और उसकी वैल्यू mg ही होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स होगा, तो कांस्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन पाथ पे, यहां से यहां तक गया, इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अब इस पे किसी भी इंस्टेंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है mg, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो तुम ये कह सकते हो कि थ्रू आउट द जर्नी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है। मान लो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एरो बनाया ना मैंने, यहां तक हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अपने को क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कहीं भी हो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg, देखो mg फोर्स वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट, x वाला जो जिसमें x की तरफ कोई फोर्स नहीं है तो उसका कोई काम नहीं होगा, y वाला s cos थीटा, और s cos थीटा इज नथिंग बट, इसको बोल देना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में क्या करना है आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल पूछते हैं साहब, यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि एक ब्लॉक मैंने m मास का ब्लॉक रिलीज कर दिया और नीचे ग्राउंड पे आ गया ए केस में, और उसी ब्लॉक को स्टेयर्स के थ्रू m मास के ब्लॉक को ऐसे ऐसे यहां पे छोड़ दिया, ये ग्राउंड पे आ गया, और उसी m मास के ब्लॉक को मैंने इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया, सी केस है, ये बी केस है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक्सपेशली वर्क डन बाय ग्रेविटी इन केस A is equal to work done by gravity in B is equal to work done by gravity in C। तीनों ही केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा, क्योंकि ब्लॉक यहाँ है और ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मान लो h हुआ। अब यहाँ पे ब्लॉक आगे गया लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे mg लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट असल में तुम्हें दिखाई देगा यहाँ से यहाँ आया, लेकिन अब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो इसका यही होगा, क्योंकि कहीं भी ऑब्जेक्ट चले XY प्लेन में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा नीचे लग रहा होता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार नीचे लग रहा है, तो मैं यहां मान सकता हूं ना, ये वेक्टर है तो यही बना लेता हूं mg, और ये डिस्प्लेसमेंट s। तो इस डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट होगा, ये s cos s sin थीटा, s sin थीटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच रहा है या इसका वर्टिकल कंपोनेंट s cos थीटा ये हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आता तो भी वर्क डन mg इंटू s cos थीटा, और यहां भी जा रहा है तो भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही हमें लेना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी समझ में आया बहुत अच्छे से? आपको स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए अच्छे से। नेक्स्ट बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमें देखना है। क्या देखना है? वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अभी तक हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ रहे थे, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स क्या होगा? देखो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो इस डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स कांस्टेंट है तो ये हो गया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर मैं यहां पे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रैंडम कोई ग्राफ बना दूं ऐसा, तो यहां से वर्क निकालने के लिए आप ये डिस्प्लेसमेंट देखो, ये फोर्स यहां पे लग रहा है, ठीक है ना, ये फोर्स देखो ये वेरी कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तब एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? एक छोटा सा पार्ट लोगे, क्लियर है? क्योंकि यहां पे आप लिखते हो एफ डॉट एस, लेकिन यहां पे एफ वेरी कर रहा है, तो यहां से यहां तक कौन सा एफ लिखोगे?
क्योंकि एफ तो हर इंस्टेंट पे अलग अलग है। अगर कांस्टेंट फोर्स होता है तो डायरेक्टली एफ लिख लेते हैं, लेकिन वेरिएबल फोर्स है तो कौन सा लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि छोटा सा इंटरवल में ये कांस्टेंट फोर्स यहाँ से यहाँ तक जो वेरिएशन है वो कांस्टेंट मान लेंगे, और छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू छोटा सा फोर्स। देखो यहाँ से यहाँ तक फोर्स अलग है, या और ऐसा ग्राफ बना लूँ मैं, एफ डॉट एस का दो ऐसा ग्राफ बना लूँ। अगर मुझे वर्क निकालना है तो हर इंस्टेंट पे फोर्स अलग अलग है, तो मैं एवरेज फोर्स लिखूंगा क्या, अरे भाई वर्क डन इज इक्वल टू द एफ डॉट एस। लेकिन एस डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स कांस्टेंट होता नहीं, या तो फोर्स वेरिएबल है हर इंस्टेंट पे। तो अब क्या करें अपन, तो अपन क्या करेंगे कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्क लिख लेंगे डी डब्ल्यू, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx का छोटा सा वर्क dw, तो ये हो जाएगा f डॉट dx। क्योंकि यहां से यहां तक फोर्स वेरिएबल, लेकिन बहुत छोटा इंटरवल लूंगा तो फोर्स कांस्टेंट मान सकता हूं। अब यहां पे सॉरी डिस्प्लेसमेंट, यहां पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds लिखो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और यहाँ पे f डॉट ds का अब अपने को क्या करना है, f वेक्टर लिखो, ds डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो f वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम s1 टू s2, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर फोर्स x y z स्पेस में है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो फोर्स को आप लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, फोर्स का x कंपोनेंट i कैप, फोर्स का y कंपोनेंट j कैप, प्लस फोर्स का z कंपोनेंट k कैप, यही तो लिखोगे। और डिस्प्लेसमेंट भी अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में लिखा जाए तो ds वेक्टर क्या होगा, x dx i कैप, ds डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन x y z स्पेस है, तो x एक्सिस में dx i कैप प्लस y एक्सिस में dy j कैप प्लस z एक्सिस में dz k कैप, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप यहां से वर्क लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्क, तो f डॉट ds का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए अब आप जरूरी नहीं कि मजदूरी करें, f का पूरा वैल्यू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जेड कैप, एफ जेड के कैप लिखे, और डिस्प्लेसमेंट में डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप लिखे। आप तो समझदार है ना, आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे 0 हो जाता है, आई डॉट के 0 हो जाता है। तुम्हें क्या करना है कि बहुत चुपके से ले लो, ये इंटीग्रेशन का साइन ले लो, कोई खास बात नहीं, बहुत चुपके से देखना है कि एफ एक्स इंटू डी एक्स, अरे x का फोर्स इंटू एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्लस इसका 0 इसका 0, एफ वाई इंटू डी वाई। हा, ये तो बहुत आसान है सर, ये तो मजदूरी है थोड़ा सा बस, एफ जेड इंटू डी जेड, दैट्स इट। अब यहां पे 3 इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, तो इंटीग्रेशन का साइन अंदर ले जाओ, तो वर्क डन सिंपल हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड। लो, कोई खास बात नहीं है, आओ निकालते हैं। इफ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 2xi कैप, देन फाइंड वर्क वेयर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड from 1, 2, 3 to 4, 5, 0। ये है पूरा सवाल। एक बार आप कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स में कोई खास बात नहीं है, इंटीग्रेशन करना है यार। कांस्टेंट फोर्स का इंटीग्रेशन ही करना होता है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे करेंगे, तो देखो अच्छे से देखो, ये कौन सा फोर्स है, ये वाई एक्सिस वाला फोर्स है, देखो 3y स्क्वायर जे कैप, और ये एक्स एक्सिस वाला फोर्स है 2x आई कैप। बस हो गया, वर्क निकालना है ना। देखो ध्यान से देखो, वर्क डन इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला, एक्स वाला फोर्स बोलो 2x, तो देखो 2x और x का डिस्प्लेसमेंट इंटू dx। अरे भाई x का फोर्स देखो 2x इंटू dx, दैट्स इट, इंटीग्रेशन कर दो। प्लस y वाला फोर्स बोलो 3y स्क्वायर इंटू dy, y वाला फोर्स है तो dy से इंटीग्रेशन करेंगे, x वाला फोर्स है तो dx से, ये हो गया। x का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ है, तो x y z होता है ये, तो 1 से 4 तक, तो लिमिट 1 से 4 तक। y का बोलो 2 से 5 तक, 2 से 5 तक, कोई रॉकेट साइंस है क्या यार। वर्क इज इक्वल टू बोलो 2 बाहर, x इंटू dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर। लिमिट बताइए 1 से 4 तक, प्लस 3 बाहर, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, y क्यूब। लिमिट बोलिए 2 to 5।
दैट्स इट। अब लिख दो आंसर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 15। देखो ना 4 का होल स्क्वायर 16 और 5 का क्यूब 125, 125, तो ये हो जाएगा आपका 125 एंड 2 का क्यूब 8 माइनस 8। बस इसको सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दो, आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? कोई खास बात नहीं भाई, तुमको सिंपल क्या करना है, देखो जहाँ जे कैप लगेगा होगा वाई वाला फोर्स, आई कैप लगा होगा तो एक्स वाला फोर्स, के कैप लगा होगा तो जेड वाला फोर्स, एक्स वाला फोर्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का लिमिट ये बता देगा, वो तो बता देगा यहाँ से यहाँ तक वर्क निकालना है। दैट्स इट। क्लियर है? अच्छे समझ आया? अच्छा, दूसरा एक और बात, एफ डॉट एस ग्राफ का ये जो एरिया लिखा है हमने, वो एरिया लिखते समय हमने इंटीग्रेशन कैसे लिख दिया? क्योंकि इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ग्राफ का एरिया बताता है। किसके ग्राफ का एरिया? वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया। तो वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया मतलब इंटीग्रेशन। तो एफ डॉट डी एस का जो इंटीग्रेशन वर्क होता है, और इंटीग्रेशन वर्क होता है और इंटीग्रेशन एरिया को बताता है। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए प्लीज। एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क। एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क। अब यहां पे कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। एफ डॉट एस, इसका इंटीग्रेशन करो तो एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन करो तो एफ डॉट डी एस। और इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया मतलब एफ डॉट डी एस, और एफ डॉट डी एस मींस वर्क। तो एफ एस ग्राफ का जो एरिया होता है वर्क को बताता है। जैसे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी को बताता है, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया निकालने पे सवाल किया था, उसी तरीके से फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकाल दोगे, वर्क डन बता देगा वो। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन को बताता है। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखें।